परीक्षा संपन्न होने के उपरांत हम यहाँ पर कक्षा 9वीं गणित विषय के त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का प्रश्न पत्र का विश्लेषण देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था और 80 अंक पूर्णांक में थे और इसमें कुछ नियम भी थे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे 1 अंक वाले 32 प्रश्न इस बार शामिल किए गए थे और 2 अंक वाले 10 प्रश्न, 3 अंक वाले 4 प्रश्न तथा 4 अंक वाले 4 प्रश्न इसमें शामिल किए गए थे। तो इन प्रश्नों को सरल करना था। आइए किस प्रकार से सरल करना था देखते हैं। बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या है उपरोक्त सभी इसके आंसर होंगे, क्योंकि शून्य भी परिमेय संख्या के रूप में होती है। इसको हम 0/1 लिखते हैं और 0.57 भी परिमेय संख्या का ही एक रूप है। इसे हम 57/100 के रूप में लिखते हैं और 1/2 भी परिमेय संख्या का भी रूप है। तो इस प्रकार से पहले का जो आंसर है उपरोक्त सभी आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख रहे हैं कि बहुपद, यहाँ पे सा इसका ऑप्शन सही है। x की घात 2 धन 3x ये बहुपद होगा और यहाँ पे जो ये दिए गए हैं पहला दूसरा ये बहुपद नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न था यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच है। तो यहाँ पे 1 व 2 के बीच जब हम सरल करते हैं तो 1/3 है। तो 1 में 3 का यदि हम भाग देते हैं तो 1 में 3 का भाग देने पर यहाँ पे 0 कुछ संख्या आएगी और इसी तरीके से 1 में 5 का भाग देते हैं तो 0.2 आएगा और यहाँ पे यदि हम 4 में 3 का भाग देते तो 1 से बड़ी एक संख्या हमें प्राप्त होती है। तो ये 1 और 2 के बीच में स्थित होगी और साथ में यदि 2 का भाग देते तो ये 2 दशमलव होगा लगभग। तो इसमें यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो सा बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, बहुपद 4x की घात 3 ऋण 5x की घात 4 धन 6x की घात 2 ऋण 1 की घात है। तो यहाँ पे आपको इसका सही आंसर लगाना था। इसकी अधिकतम घात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 दिखाई दे रही है आपको, तो इसका सही आंसर था आ। तो इसमें आ आंसर 4 बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे 5वें नंबर का, जिसमें बहुपद 1 ऋण 2x का शून्यक है। तो शून्यक, इसको सरल करने के लिए सबसे पहले तो हम 1 ऋण 2x के बराबर 0 लिखते हैं और फिर यहाँ पक्षांतर कर देते हैं 2x का, तो धन में हो जाता है 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2 हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कहीं आपको द ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका शून्यक 1/2 होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कर्णी ए धन कर्णी बी और कर्णी ए ऋण कर्णी बी बराबर होगा। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि x + y और x ऋण y, ये हम सूत्र जानते हैं, x² ऋण y² के बराबर। अब यहाँ पे x का मान कर्णी a रख देते हैं और उसकी घात 2 लगाते हैं और इसी तरीके से y का मान हम यहाँ पे कर्णी b रख देते हैं, कर्णी b की घात 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा a ऋण b के बराबर। तो इसका जो ऑप्शन है बा सही होगा। क्रमांक 2 यहाँ पे सरल करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना था। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 होती है। तो इसका ये ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न था यहाँ पे, बहुपद 0 को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। 0 बहुपद कहेंगे, यहाँ पे इसका आंसर ये हमारा सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था कि 16 की घात 1/2 का मान है। तो 16 की घात 1/2 को हम लिखेंगे 4 की घात 2 और इसकी घात 1/2 लिखेंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 4। तो इसका आंसर हमें 4 सही निकलना था। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कर्णी 2 का एक संख्या है। तो किस प्रकार की संख्या है, ये हम सभी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर था अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न था 5वें नंबर का, जिसमें बहुपद x ऋण 3 का शून्यक, x ऋण 3 का शून्यक निकालने के लिए हम यहाँ पे x ऋण 3 को 0 के बराबर रखते हैं बच्चों और फिर 3 का पक्षांतर कर देते हैं तो धन 3 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे धन 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें बहुत सारी संख्याएं होती है, अर्थात अनंत इसका आंसर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचर बहुपद की घात खालिस्तान होती है। तो अचर बहुपद की घात हम जानते हैं कि 0 होती है। तो इसका सही आंसर था 0 लिखना था हमें। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, जहाँ पे सही जोड़ी हमें दी गई थी। सही जोड़ी में आपको बताना था कि ऋण 6 धन 3, तो ऋण 6 में से धन 3 का योग करने पर हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा था b
इसका ऑप्शन सही था ऋण 3। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ऋण 5 और ऋण 4 का यदि गुणा करते हैं तो धन 20 प्राप्त होता है। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे हम धन 20 की तरफ इंगित कर देते हैं। इसके बाद 1/4 का अर्थ है 2/8 के बराबर, ये F ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 2/10 को हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे दशमलव के रूप में हम इसको लिखें तो 0.02 इसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से 0.1 को हम 1/10 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही था। और अंत में यहाँ पे ऋण 2 में यदि ऋण 2 का भाग देते हैं तो ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जिसमें 1 इसका हल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे चौथे नंबर का, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्य में लिखना था। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न था कि बहुपद 7x या 2 x या 3 धन 7x ऋण 4 की घात लिखना। तो अधिकतम घात हमें यहाँ पे 3 दिखाई दे रही, तो हम इसका सही आंसर लिखेंगे 3। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 5 करनी 5 और 2 करनी 5 का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे हम सरल करते हैं, 5 करनी 5 में 2 करनी 5 का यदि गुणा करते हैं तो यहाँ पे 5 गुणित 2 और यहाँ पे करनी 5 का यदि गुणा होता है तो 5 के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार से 25 25 दूनी 50, तो इसका आंसर हमें 50 सही लिखना था। तीसरा प्रश्न है कि बहुपद x या 3 ऋण 3x या 2 धन 2x धन 4 में x या 2 का गुणांक है। का गुणांक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ऋण 3 है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि 1/7 और 2/7 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखनी थी। तो यहाँ पे यदि हम परिमेय संख्या की बात करें तो इसका सूत्र होता है 1/2 a धन b के बराबर। यदि हम मान निकालते हैं तो 1/2 परिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय नहीं। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्नों में अपरिमेय संख्या हमें पुस्तक में ज्ञात करने को कहा गया है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। तो 1/7 लिखेंगे धन 2/7। अब यहाँ पे चूंकि 1/2 और यहाँ एक समान है तो यहाँ पे 7 और 1 धन 2 लिखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा और 7 दूनी 14, तो 3/14 इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे ऋण 3 से छोटी कोई धन पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ पे संख्या रेखा जैसे कि हम जानते हैं, तो यहाँ पे हम जैसा जैसा इस तरफ बढ़ते हैं दाईं तरफ तो देख रहे हैं हम यहाँ पे संख्याएं छोटी होती चलती हैं। तो इधर जा रहे हैं हम ऋण 3 से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर आएगा ऋण 4। ये छोटा एक पूर्णांक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम इसका आंसर देते हैं शून्य एक परिमेय संख्या होगी। तो इसे हम लिखते हैं 0/1 और ये p/q के रूप में है, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये 0 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 3 की घात 0 का मान। तो जैसा कि हम घातांक के नियम से जानते हैं कि a का घात 0 का मान हमेशा 1 के बराबर होता है, तो किसी भी संख्या चाहे वो 3 हो चाहे 4 हो, उसमें 3 की घात 0 का मान हमेशा 1 के बराबर ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथन हमें बताना था। तो यहाँ पे हम सत्य एवं असत्य कथन को बता रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 3 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या 3 करनी 5 हम देख रहे हैं कि यह बिल्कुल असत्य है। तो ये करनी 5 जहाँ पे लगा है इसका मतलब यह है कि वह अपरिमेय संख्या होती, तो पहला कथन असत्य होगा। इसके बाद दूसरा कथन है बहुपद 2x धन 5 में अचर बहुपद है। तो 5 अचर बहुपद है, बिल्कुल सत्य कथन है, तो इसको हम लिखेंगे सत्य। इसका अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। बिल्कुल सत्य कथन है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन भी सत्य है। तो प्राकृत संख्या यहाँ से 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, और यदि इसमें हम शून्य को शामिल करते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे जितनी संख्याएं 1 2 3 4 ये सभी जो हैं पूर्ण संख्या के रूप में ही होती हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो यह कथन भी असत्य होगा। इसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 6 से इसका हल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे हम 6 देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न है कि खाली बॉक्स में संख्या लिखना है 345 गुणित 5 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं तो जैसे ही गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमें 1725 हल प्राप्त हो जाता है। इसको गुणा करने पर 345 में 5 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1725। अगला प्रश्न है इसके अथवा में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें
हमें प्रश्न था गुणा कीजिए 3.5 गुणित 0.3 का। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे। गुणा करने पर हम पाते हैं कि यहाँ जब गुणा करते हैं तो इसको हम दशमलव हटा के यहाँ पे बटे में 10 लिख देते हैं। इसके बाद इसका ऊपर की संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं 105 और नीचे की संख्याओं का गुणा करते हैं तो 100 आता है। दो संख्या छोड़ के यदि दशमलव लगाते हैं तो 1.05 यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं अगला 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वें नंबर में लिखा है कि दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें बॉक्स में उत्तर लिखना था और दिया गया सवाल था 805 में भाग देना था 10 का। तो 10 का भाग आप 8 बार देते हैं, फिर उसके बाद 0 बार जाता और 5 में भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पे 5 हमारे पास शेषफल बचता है और 80 बार यहाँ पे भाग चला जाता है और यहाँ पे जो शेषफल है वह 5 हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे इसके अथवा में दिया गया था कि सरल कीजिए 4/11 भागित 5/22। तो जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो संख्या है गुणा का भाग के स्थान पे हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे संख्या को पलट कर सरल कर देते हैं तो 22/5 लिखा जाएगा और इस प्रकार से इसको सरल करने पर हम पाते हैं कि इसका आंसर 8/5 हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, जिसमें दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह आकृति हमारी इस प्रकार की दी गई है और इस छायांकित भाग को हम 1/6 के रूप में लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है इसके अथवा में दिया गया है सरल कीजिए 5/12 धन 6/12 ऋण 3/12। तो इसको सरल करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख लें और इसका एलसीएम यहाँ पे 12 ले लें और इसके बाद यहाँ पे चूंकि समान हर हैं इसलिए ऊपर की संख्याओं को वैसे ही लिख देते हैं और 5 6 11 में से 3 घटाते हैं तो 8/12 प्राप्त होता है। कैंसिल करते हैं 4 से तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका जो आंसर निकल के आता है वह 2/3 होगा। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई है और दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सबने बराबर गोलगप्पे खाए तो बताएं उसमें प्रत्येक साथी ने कितने कितने गोलगप्पे खाए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेणु गई है अपने दोस्तों के साथ 6 दोस्तों के साथ और उसने कुल गोलगप्पे खाए हैं, सबने मिलकर यहाँ पे 72 गोलगप्पे खाए हैं और यदि हम 6 का इसमें भाग देते हैं तो प्रत्येक ने 6 से भाग देने पर 12 गोलगप्पे यहाँ पे निकल के आता है और इस प्रकार से यहाँ पे प्रत्येक बच्चे ने उसके साथी ने 12 गोलगप्पे खाए। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे अथवा में और रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपये की कॉपियाँ और 86 रुपये के पेन खरीदे। रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। यहाँ पे रोहन ने कॉपियाँ कुल खरीदी हैं 137 रुपये की और इसके बाद पेन खरीदे 86 रुपये के, तो दोनों मिलाकर दुकानदार को कुल उसने रुपए दिए। यहाँ पे योग कर देते हैं 223 रुपये का कुल उसने सामग्री खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें प्रश्न दिया गया खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखें। तो यहाँ पे समतुल्य भिन्न हमें लिखना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है खाली बॉक्स में यदि हम x लेके चलते हैं तो यहाँ पे x का पक्षांतर करते हैं 80 का त्रिया गुणा करते हैं 2 में, तो यहाँ पे 2 गुणित 80 बटे में पक्षांतर होगा 8 का और इस प्रकार से 8 से 80 10 बार कैंसिल होगा और इस प्रकार से यहाँ पे 10 दूनी 20 प्राप्त हो जाता है। तो हल हमें निकल के आता है 20 के रूप में। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो कार्ड का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलती है कार्ड की। ये आप देख रहे हैं कार्ड देख रहे हैं और इसमें 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं तो यहाँ पे भी 8 होगा और इन चारों का योगफल ज्ञात कर दें तब भी 40 सेंटीमीटर ही निकल के आता है। या हम सूत्र का उपयोग करते हैं यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आयताकार कार्ड है तो यहाँ पे 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होगा इसका सूत्र। लंबाई और चौड़ाई 12 धन 8 रखेंगे, 20 में 2 का गुणा करेंगे 40 सेंटीमीटर इसका मान हमें प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 11वें नंबर का एक लाइब्रेरी में कुल 269 अलमारियां हैं। यदि एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारी में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं हम किस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे अलमारियों की संख्या कुल हम देख रहे हैं कि 269 है
और एक अलमारी में किताबों की संख्या 35 रखे हैं। 269 अलमारियों में किताबों की संख्या 35 का हमें गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9415 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। 9415 किताबें इस अलमारी में रखी जाएंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संख्या 5186 में एक संख्या जोड़ने पर 9351 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे हम इससे सरल करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 5186 में संख्या जोड़ रहे हैं और 9351 प्राप्त हो रहा है। 9351 में से हम 5186 को कम कर देते हैं। घटाने पर हम देख रहे हैं यहाँ पे, घटाने पर हमें यहाँ पे 4165 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम वह संख्या लिखेंगे, 4165 होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित करना है। तो यहाँ पे हम 1/4 भाग को छायांकित करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे आप इसको छायांकित कर दें और इस प्रकार से ये छायांकित हो गया, तो 1/4 भाग छायांकित हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अथवा में रवि के पास 8 रिबन हैं, यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 6 मीटर है तो रवि के पास कुल कितने मीटर रिबन है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रवि के पास कुल 8 रिबन है। तो 8 रिबन आपको दिखाई दे रहा है और इसके बाद प्रत्येक की लंबाई 6 मीटर आपको दी गई है। और यदि हम 8 में 6 का गुणा कर दें तो कुल रिबन की लंबाई 48 मीटर में प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यदि 9 पेन की कीमत 54 रुपये है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पे एक पेन की कीमत हमें ज्ञात करना है। 9 पेन की कीमत हमें ज्ञात है, तो 54 रुपये है, और यदि हम एक पेन की कीमत निकालें तो 54 में 9 का भाग देना पड़ेगा, और इस प्रकार से 54 में 9 का भाग देते हैं तो 6 रुपये प्रत्येक पेन की कीमत निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, अथवा में अंश को टेस्ट में 19 अंक प्राप्त हुए हैं, कविता को 27 अंक प्राप्त हुए हैं, बताओ अंश को कविता से कितने कम अंक प्राप्त हुए हैं? तो चूंकि कविता ने अधिक अंक लिए हैं और अंश ने कम लिए हैं, तो यहाँ पे अंकों का जो अंतर है वो निकालना होगा। 27 में से 19 को कम करते हैं तो यहाँ पे 8 प्राप्त होता है, तो अंश ने 8 अंक कम प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बॉक्स दिया गया है और इसमें चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे जैसा कि 55/100 और 56/100, यदि हम देखें तो 56 अधिक होगा और यहाँ पर जो मान निकल कर आता है इस प्रकार से हम चिन्ह लगाते हैं, इसका इस तरीके से हम चिन्ह लगाते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, 8 और 6 का स्थानीय मान लिखना था, तो यहाँ पे स्थानीय मान लिखा जाएगा। 8 का स्थानीय मान 80 है और 6 का स्थानीय मान 6000 के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का। यहाँ पे जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक आकृति दी गई है और आकृति में हमें छायांकित भाग बताना है, दशमलव रूप में इसको लिखना है। 2 अंक का प्रश्न था ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छायांकित भाग कुल 20 हैं, तो इसे हम लिखेंगे 20/100 यानी 0.20, और अछायांकित भाग की संख्या 80 है तो 80/100 यानी 0.80 यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अथवा में आपको दिखाई दे रहा है, सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए, यदि बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे? तो इसका हल इस प्रकार से करना होगा। यहाँ पे सुरभि के पास 500 रुपये हैं और 20 के नोट चाहिए, तो 20 का भाग देना पड़ेगा। 20 का जैसे ही भाग देते हैं तो यहाँ पे निकल कर आता है 25 नोट, तो 20 के 25 नोट उसे प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें नंबर का, जिसमें हम देख रहे हैं कि 1/3 और 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं, यदि ए का मान 1/3 और बी का मान 2/3 है तो बीच की परिमेय संख्या का सूत्र होता है 1/2 कोष्ठक में ए धन बी। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं प्रश्न में 1/2, 1/3 और 2/3 यदि रखते हैं तो इसको सरल करने पर यहाँ पे प्राप्त होगा 3/3, और इसको गुणा कर देंगे 1/2 से तो पहली संख्या होगी 1/2। अब इस प्रकार से यहाँ पे 1/3 और 2/3 के बीच में 1/2 हमें प्राप्त हो गई। अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, तो पहली 1/3 1/2 यहाँ पे मान रख के हल करते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे 5/12 प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करते हैं 1/2 और 2/3 के बीच में, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सरल करेंगे तो
यहाँ पे प्राप्त होगी 7/12 के रूप में। तो इसे सरल करना होगा। इस प्रकार से 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/2, 5/12 और 7/12 प्राप्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि अथवा में प्राप्त है, हमें 1/3 के हर का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए जैसा हम बताए हैं कि यहाँ पर कर्णी 3 हमें ज्ञात है और कर्णी 3 का अंश और हर में गुणा करना होगा। इसे लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर कर्णी 3 में 1 का गुणा किए तो कर्णी 3 होगा, और कर्णी 3 का कर्णी 3 में कर्णी 3 गुणित 3, अर्थात इसको कर्णी 9 भी लिख सकते हैं या 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। और जैसा कि यहाँ पे कर्णी 3/9 3 इसका हल हमें प्राप्त होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 17वें नंबर का। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करना है x गुणित 5 और x धन 10। यहाँ पे जैसे कि हम प्रश्न देख रहे हैं x धन 5 गुणित x धन 10 का गुणनफल ज्ञात करना है। और यहाँ पे इसे सरल कर दें तो सरल करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पे हम x का पहले इस कोष्टक में गुणा कर दें, फिर धन 5 का गुणा कर दें और लिख दें इस तरीके से। कोष्टक हटाएं तो x का गुणा x में करने पर x² धन 10x धन 5 का गुणा करेंगे 5x धन 5 धन 50। इस प्रकार से 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15x प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें बहुपद मिल जाएगा x की घात 2 धन 15x धन 50। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे अथवा में गुणनखंड करना है x की घात 2 ऋण 25y की घात 2। तो यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको 5y की घात 2 लिखा जाएगा। और इस सूत्र का उपयोग करते हुए जैसा कि हम देख रहे हैं ये सूत्र है x a का घात 2 ऋण b का घात 2, और इसे हम लिख सकते हैं a धन b और a ऋण b। यहाँ पे हम x धन 5y और x ऋण 5y लिख देंगे। इस प्रकार से इसे हल कर लेते हैं। 18वां प्रश्न यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सीधे गुणा किए बिना सरल करना है। तो यहाँ 105 को हम 100 धन 5 और 106 को 100 धन 6 लिख रहे हैं। यदि हम 100 को x मान लेते हैं और 5 को a और इसी प्रकार से 100 को x और 6 को b मान लेते हैं तो मान रखने पर हम पाते हैं कि यहाँ पे 100 की घात 2 को 10,000 लिखा जाएगा। और यहाँ पे 6 5 11, 11 का गुणा 100 में कर देंगे और इस प्रकार से 5 का 6 में गुणा होकर यहाँ पे 30 मिल जाता है। और सरल करते हैं तो यहाँ पे कुल हमें आंसर निकल के आता है 11,130 के रूप में। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है यहाँ पे दिया अथवा में कि 95 और 96 का गुणा करना है। तो 95 को यहाँ पे लिखा जाएगा जैसा कि हम देख रहे हैं 100 ऋण 5 और 100 ऋण 4 96 को लिखा जाएगा। x धन a x धन b का सूत्र लगाते हैं तो यहाँ पे x² a धन b x धन a b होगा। x का मान यहाँ से हम देख रहे हैं कि 100 है, a का मान ऋण 5 और b का मान ऋण 4 है। तो मान रखने पर यहाँ पे हम पाते हैं कि इसको सरल किया जाएगा और अंत में सरल करने पर इसको हम सरल कर लेंगे तो यहाँ पे 9120 हमें मिल जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 19 की बात करते हैं जिसमें प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन दिए गए थे। यहाँ पे पहला प्रश्न है यहाँ पे 10/14 को सरलतम रूप में लिखना है। तो 2 से यदि हम भाग देते तो 5/7 के रूप में भाग चला जाता है। और यहाँ दूसरे प्रश्न में 30/35 को हम भाग देते हैं। यदि 5 से भाग देते हैं तो 6/7 इसका हल प्राप्त होगा। और यदि तीसरे प्रश्न में 56/63 है तो 7 का भाग देने पर 8/9 में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में देख रहे हैं हम यहाँ पे कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए 42 का 1/6। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 42 का 1/6 यहाँ पे का मतलब है गुणा करना है और 42 गुणित 1/6 लिखेंगे और 6 का 7 बार भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से 32 गुणित 1/4 लिखेंगे और यहाँ पे 8 बार भाग चला जाता है तो इसका आंसर 8 आएगा। 100 का 10वां भाग की बात करें तो 1/10 लिखा जाएगा। इस प्रकार से इसको यदि सरल कर लेते हैं तो इसको सरल करने पर 0 से 0 कैंसिल होगा और इस तरीके से 10 हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 सरल कीजिए जिसमें हम सरल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 धन कर्णी 5 और गुणा करना है 5 ऋण कर्णी 5 से। तो जैसा कि पूर्व के प्रश्न में हमने देखा था यहाँ पे यदि x का मान 5 लेकर चलते हैं और y का मान कर्णी 5 तो इस प्रकार से x धन y x ऋण y बराबर सूत्र बन जाता है x की घात 2 ऋण y की घात 2। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम यहाँ पे मान हल करते हैं। तो यहाँ हम मान रख देते हैं x का मान 5 की घात 2 और ऋण y का मान कर्णी 5 की घात 2 इस तरीके से। और फिर यहाँ पे वर्ग करते हैं तो 25 ऋण 5 प्राप्त हो जाता है, जिसे हम 25 में से 5 घटाने पर हमें 20 प्राप्त हो जाता है। ये इसका सरलतम रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित को
हर का परिमेयकरण करना था और यहाँ पे 1/2 धन करनी 3 का हर का परिमेयकरण करते हैं तो हम पाते हैं कि हर में 2 धन करनी 3 है तो 2 ऋण करनी 3 चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। गुणा करके यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने विस्तार किया इसका, 2 ऋण करनी 3 2 का गुणा किए, फिर उसके बाद धन करनी 3 का और ये इस तरीके से लिख दिए। ये दोनों पद कैंसिल हो जाते हैं, धन और ऋण में है तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 2 गुणित 2 बराबर 4 और करनी 3 गुणित करनी 3 बराबर 3। इस तरीके से यहाँ पे 4 में से 3 को कम करेंगे तो 4 में से 3 कम करने पर 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो हल प्राप्त होगा 2 ऋण करनी 3 के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न की परिभाषा लिखना था। सबसे पहले परिभाषा देनी थी हमें रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद चर की अधिकतम घात 1 वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं 4x धन 5 और 2x ऋण 1 है, ये उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे द्विघात बहुपद की परिभाषा लिखनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे चर की अधिकतम घात 2 वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं 2x की घात 2 धन 5 और 4x की घात 2 ऋण 3x धन 7। इस प्रकार से ये रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद का परिभाषा था और की परिभाषा थी। और इसके बाद यहाँ पे अथवा में आप देख रहे हैं कि प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित बहुपद x की घात 2 धन 2x धन 1 का मान ज्ञात करना है। लिख लेते हैं px बराबर x की घात 2 धन 2x धन 1 और यहाँ पे p1 x का मान 1 रख रहे हैं, तब x का मान 1 रखने पर यहाँ पे x के स्थान पे 1 रखेंगे और सरल करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसी तरीके से यदि हम यहाँ पे x का मान ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 रखने पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऋण 1 रखा गया और इसे सरल किया गया तो 2 में से 2 कम कर दिए, 0 हमें प्राप्त हो जाता है। 22वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे सरल करना था, घातांक के नियम पे आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3 इसको हमें सरल करना था। तो घातांक के नियम जैसा कि हम जानते हैं कि 1 की घात m इंटू 1 की घात n बराबर 1 की घात m धन n होता है। घातांक यहाँ पे जोड़ देते हैं और जोड़ के इसको हम लघुत्तम लेके सरल करते हैं तो पाते हैं 2 की घात 2 3/3 प्राप्त होता है और इस तरीके से कैंसिल हो जाता है 3 से 3 और हमें 2 प्राप्त हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आप देख रहे हैं इसके अथवा में कि 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 को सरल करना है, तो इसको हम सरल कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चूंकि 1 की घात m और 1 की घात n बराबर 1 की घात m माइनस n होता है तो यहाँ पे घातें घट जाती हैं जबकि आधार समान होते हैं। तो यहाँ इसे सरल करते हैं, सरल करने पर देखते हैं कि घात में आ गया 2 ऋण 1/4 यानी 11 की घात 1/4 इसका आंसर आएगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न यहाँ पे सत्यापित करना था। इसके अथवा में यहाँ पे आप देख रहे हैं 22वें प्रश्न के अथवा में प्रश्न है कि 125 की घात 1/3 है, तो 125 की घात 1/3 को हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 125 की घात 1/3 को सरल करते हैं तो यहाँ पे 5 की घात 3 लिखा जाएगा, गुणनखंड निकाल लें और 3 से 3 यदि कैंसिल कर देते हैं तो 3 से 3 कैंसिल करने पर यहाँ पर केवल हमें 5 की घात 1 प्राप्त होगी। इस सूत्र का उपयोग हम कर रहे हैं 1 की घात m इंटू n का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 64 की घात 1/2 है, इसे सरलतम रूप लिखना था और यहाँ पे चूंकि 8 की घात 2 लिखा जा सकता है 64 को और यहाँ पे इन घातों का यहाँ पे गुणा कर देते हैं नियम के अनुसार, घातांक के नियम 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे केवल हमें 8 प्राप्त हो जाता है। अंतिम प्रश्न है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ सत्यापित करना है कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 ऋण 2x के शून्यक हैं। तो यहाँ पे सिद्ध करेंगे हम कि बहुपद शून्यक हैं अथवा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुपद को px माना गया है, x का मान 2 और 0 है, x के स्थान पे 2 रखते हैं तो 2 रखने पर यहाँ पे हमें इस प्रकार से मिल जाएगा और 4 ऋण 4 बराबर 0 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि 0 रखते हैं तो यहाँ पे भी 0 प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, दिए गए मान 2 एवं 0 बहुपद के शून्यक होंगे। इसका अथवा में दिया गया था कि हमें x की घात 3 ऋण 1 की घात 2 धन 6x ऋण 1 को x ऋण से भाग देना है। तो यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका पहला पद है x की घात 3
इसमें इस x का भाग देते हैं तो यहाँ पे x या 2 प्राप्त होता है, x या 2 लिखेंगे और इसका गुणा यहाँ पे इसमें करके यहाँ नीचे लिखेंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे तो x या 3 x या 2 प्राप्त होगा और इसको घटाएंगे तो ऋण और धन चिन्ह में परिवर्तन होगा और यहाँ पे हम इनको आपस में कैंसिल कर देते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं और इसको भी कैंसिल कर देते हैं। दोनों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं एक समान हैं। अब आएगा यहाँ 6x ऋण a, पहला पद है 6x और इसमें इस पहले पद से भाग देते हैं तो 6 प्राप्त होता है, धन 6 यहाँ लिखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो 6x ऋण 6a को हम ऋण 6x धन 6a के रूप में मानते हैं तो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाती हैं। 6a में से एक a घटाते तो 5a हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप भागफल देख रहे हैं कि भागफल हमें x² धन 6 प्राप्त हुआ है और शेष फल 5a के रूप में प्राप्त हुआ है। तो बच्चों ये था त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का गणित विषय का प्रश्न पत्र। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।